हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा। हमारा जो टॉपिक, इसको चुनने की खास वजह ये थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना इसको लेके समझने में दरअसल बहुत दिक्कत रहती है। बहुत छोटा सा सेगमेंट है हिंदी साहित्य में आलोचना का, बहुत छोटा सा सेगमेंट और बहुत आसान भी है। पर जिनको कठिन लगता है उनको तब, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक वो कठिन ही लगेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आज सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। लेवल अपन IAS IPS के एग्ज़ाम का लेके चलेंगे, UPSC जो लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उस लेवल से हम बात करेंगे। तो उसके बाद फिर कॉलेज लेक्चरर है, नेट JRF है, TGT PGT, छोटे एग्ज़ाम हो जाते हैं फिर उसके सामने। तो चलिए बिना देरी के करते हैं। एक कुछ बोर्ड और आयोग के बारे में एक छोटी सी जानकारी, ये भी बहुत जगह ना कुछ लिखते नहीं है। TGT PGT का एग्ज़ाम हो या जैसे HTET है या यूपी में जैसे प्रवक्ता है, अभी RPSC का मैंने जब सिलेबस चेक किया तो उसमें हिंदी आलोचना लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से सवाल नहीं आएंगे। हिंदी आलोचना तो हर युग से चिपकी हुई है भैया, विधा। हर युग में समीक्षक अपनी पूरी सक्रिय भूमिका में रहे हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम। तो कोई लिखे या ना लिखे, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, हर हाल में आते हैं। अब चलो समझने की बात यह है, सबसे पहले एक बार इसका सिलेबस देखते हैं। देखिए, UPSC की साइट पे जाके जब आप सिलेबस चेक करोगे तो आलोचना के हिस्से में वो केवल इतनी सी बात लिखते हैं: हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, सैद्धांतिक, व्यावहारिक, प्रगतिवादी और नई समीक्षा। 4 समीक्षक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र है। यहां भी दिक्कत है, इतने से पढ़ने से पार नहीं पड़ती, क्योंकि UPSC का जो फोकस होता है, UPSC का ही क्या, अब तो छोटे आयोग जो बोर्ड हैं, TGT PGT के एग्जाम्स में भी बोर्ड जो इवेलुएट करता है ना किसी कैंडिडेट को, वो उसका खुद का आलोचक का नज़रिया देखता है, इसका हुआ कि नहीं। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन अब फैक्चुअल ना होके कॉन्सेप्चुअल आते हैं, कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चन आते हैं। फैक्ट्स पूछे जाते हैं, अब भी पूछे जाते हैं, पर अब धीरे धीरे फैक्ट्स से संबंधित क्वेश्चनों की तादाद घटती जा रही है और कॉन्सेप्ट से बनने वाले प्रश्न की तादाद बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही रहा तो 5-7 सालों के बाद आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी बहुत गहराई से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। आज भी धीरे धीरे चलिए देखते हैं। मामला देखो, ये लिखा है इतना ही, लेकिन हम इसके सारे पक्ष समझेंगे, हम कोई पहलू इसका छोड़ेंगे नहीं, हर पक्ष, हर नज़रिए की, और खुद एक अच्छे समीक्षक बन सके इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई का लेवल इतना अप लेके चलेंगे कि UPSC के इंटरव्यू में जो 15 से 20 मिनट सब्जेक्ट को लेके, विषय को लेके जो कमेटी आपसे बातचीत करती है, उस कमेटी के हर प्रश्न का उत्तर आपके पास हो, या आप उनसे एक अच्छी डिबेट कर सकें, एक हेल्दी वार्तालाप आपकी उनसे कंडक्ट हो, ये हमारा फोकस रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो समझने की बात वो ये है, आप हैं साहित्य के विद्यार्थी, और साहित्य में आलोचना, समीक्षा और समालोचना, ये तीनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं, परस्पर पर्यायवाची हैं। परीक्षा में इन तीनों में से आपको कोई भी शब्द दिखाई दे, आपका उत्तर उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। लेकिन सामान्य जीवन में ऐसा नहीं है। सामान्य जीवन में यदि कोई आपसे कहे
कि वो आपकी समालोचना कर रहा था, फिर एक दूसरा व्यक्ति आके कहे वो आपकी समीक्षा कर रहा था, फिर एक तीसरा आके कहे कि वो आपकी आलोचना कर रहा था। तो इन 3 वाक्यों को सुन के आपका किस वाक्य में ज्यादा पारा गर्म होता है? आलोचना में। देखिए, आलोचना जो शब्द है ये लुच धातु से बना है। संस्कृत में एक धातु है लुच, लुच धातु से एक शब्द बना लोचन, लोचन का मतलब आंख, फिर लोचन से एक शब्द बना लोचना, लोचना का मतलब आंख जो कार्य करती है वो कार्य, मतलब देखना। और इसमें आ उपसर्ग लगा दिया। आ उपसर्ग का यहां पर मतलब है ठीक से, ढंग से, अच्छे से देखना, या सधी हुई भाषा में कहें तो सम्यक रूप से देखना। आलोचना का मतलब ये है। ये साहित्य में तो है, अब हर व्यक्ति तो साहित्य नहीं पढ़ता, और हर व्यक्ति साहित्य नहीं पढ़ता ये तो चलो दूसरे चरण की बात है। पहली बात तो आज भी हिंदुस्तान में हर व्यक्ति पढ़ता ही कहाँ है, पढ़ाई से भी तो बहुत दूरी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक जगह कह रहे हैं हिंदू भोंदू और मुसलमान भोंदू में कोई अंतर नहीं है। तो भोंदू दोनों जगह एक जैसे ही हैं। अब समझने की बात यह है साहित्य में तो आलोचना का आज भी मतलब सम्यक रूप से देखना ही है, किंतु सामान्य जो जीवन है इसमें इसके साथ हुआ अर्थ संकोच, और अर्थ संकोच होकर इसका मीनिंग हो गया निंदा, या बुराई के कंटेक्स्ट में ये शब्द इस्तेमाल हो गया, या जिसको अपने हरियाणा में कहते हैं ना चुगली। इन संदर्भों के लिए आलोचना शब्द का इस्तेमाल हो गया, हो चुका है। जितनी सीढ़ियां आलोचना शब्द को पार करनी थी यहां तक पहुंचने के लिए वो पार कर चुका है। ये अर्थ संकोच जो है ये, इसको भी मैंने सोचा आज, जैसे आजकल जो यूपीएससी के जो पैटर्न है, एग्जाम के पैटर्न जिस तरह के वो डीप क्वेश्चन खोज के और पुटअप करती है अभ्यर्थी को, और इंटरव्यू कमेटी भी जिस तरह से गहरी चर्चाओं में ले जाती है किसी भी अभ्यर्थी को, कैंडिडेट को, तो मैंने सोचा कि आपको ये पक्ष भी समझा दिया जाए। तो इस पक्ष पे भी चलते हैं। हम चलते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की शरण में। देखिए, भोलानाथ तिवारी हिंदी के बहुत समर्थ भाषा वैज्ञानिक, जो समर्थ भाषा वैज्ञानिक थे उनमें से एक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भी है। उनकी किताब का नाम है भाषा विज्ञान, और उस किताब में उन्होंने अर्थ परिवर्तन की कुछ दिशाएं निश्चित की। किसी शब्द के अर्थ में किस किस तरह से परिवर्तन हो सकता है उन दिशाओं के बारे में बताया। भोलानाथ तिवारी जी ये 3 दिशाएं बताते हैं, एक अर्थ विस्तार, एक अर्थ संकोच और एक अर्थ आदेश। जब किसी अर्थ का विस्तार हो जाए, इसको मैंने आपको डीपली समझाने के लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है, वो भी देखते हैं। देखिए, अर्थ विस्तार, कोई शब्द पहले किसी छोटे अर्थ के लिए यूज करते थे हम, अब वो बड़े अर्थ में व्यवहृत हो गया है, प्रयुक्त होता है, बहुत विस्तृत अर्थ हो गया उसका, एक्सपेंड हो गया मीनिंग, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग। एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग जिस शब्द का हो गया वो हो गया है अर्थ विस्तार हो गया है उस शब्द का। देखो, मैंने कुछ उदाहरण भी लिखे हैं। प्रवीण शब्द का मतलब पहले होता था जो वीणा बजाने में दक्ष हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे विद्या की देवी मां शारदे, और अज्ञेय का नाम आपने सुना होगा। लेटर फेज में अज्ञेय मनोविश्लेषणवादी धारा, और लेटर फेज में नई कविता में भी बड़ा नाम था अज्ञेय का। अज्ञेय की एक लंबी कविता है असाध्य वीणा, उसमें जो केस कंबली आता है और वो वीणा को साध लेता है, ऐसे लोगों के लिए ये शब्द परफेक्ट शब्द है प्रवीण। लेकिन अभी हाल ही में
आपने कभी कहीं भी अखबार में जब भी लास्ट बार आपने प्रवीण शब्द पढ़ा होगा, आपने प्रवीण का ये अर्थ तो कभी लिया ही नहीं होगा। आप तो प्रवीण का मतलब दक्ष समझते हैं, एक्सपर्ट समझते हैं। किसी भी क्षेत्र में दक्ष व्यक्ति को प्रवीण कह सकते हैं हम, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो। इसी तरह से कुशल शब्द है। कुशल शब्द पहले कुश एक घास का नाम है, डाब, जिसको डाब कहते हैं देसी भाषा में। और जो यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करते थे ना, उसमें इसका उपयोग करते थे। और जो व्यक्ति एक कोई उनमें से एक कैंडिडेट वो घास लाने के लिए जाता था, जो कैंडिडेट घास लाने के लिए गया होता है उस व्यक्ति को कहते थे कुशल। लेकिन आज कुशल भी प्रवीण की तरह परफेक्शन की सेंस में, दक्ष की सेंस में हम धूमधाम से यूज करते हैं इस शब्द को। कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, अर्थ ग्रहण में भी कोई समस्या नहीं है। एक और शब्द देखिए, अभ्यास। हमारी जो संस्कृति है ना, वो वैदिक संस्कृति है। कहने मात्र को हमारे ऊपर जो प्रभाव है ना ज़्यादा, वो लौकिक संस्कृत का है। और लौकिक संस्कृत में भी दो ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें 90% से ज़्यादा ढके रखते हैं, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण और महाभारत दोनों में ही अभ्यास शब्द का मतलब केवल धनुष बाण चलाने का अभ्यास है। लेकिन आज कोई भी किसी भी क्षेत्र में प्रैक्टिस करता है, उसके लिए अभ्यास शब्द है, इस्तेमाल करते हैं हम खूब, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर से पूछेंगे आप क्या करते हो, प्रैक्टिस। आप किसी एडवोकेट से बात करें, वकील से, क्या करते हो, प्रैक्टिस। तो अभ्यास शब्द का अर्थ विस्तृत हो गया, बड़ा हो गया। अब ये हर तरह की प्रैक्टिस के लिए यूज होता है। शाह बहुत अच्छा शब्द है। शाह शब्द का मतलब होता है काला। जैसे आपने एक वो गाना सुना है, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, उसमें जो शब्द आया जर्द, जर्द सितारा यानी कि पीला सितारा। जर्द का मतलब होता है पीला और शाह का मतलब होता है काला। एक शेर है, शाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। शाह से एक शब्द बना शाही। शाही शब्द शाह से ही क्यों बना, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह यह है कि सबसे पहली बार जब स्याही का आविष्कार हुआ था वो काले रंग की थी, इसलिए सांकेतिक रूप से शाह से शाही नाम दे दिया उसको। लेकिन बाद में डेवलपमेंट, और आज तो आप बहुत हाईटेक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज तो कंप्यूटर और प्रिंटर भी दो दो तरह के हो गए, इंक जेट, लेजर जेट। एक में इंक डलती है, एक में टोनर डलता है सूखे पाउडर फॉर्म में, और चार चार तरह की स्याहियाँ डलती है। लेकिन हर रंग की स्याही के लिए शाह शब्द, आज स्याही शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, जबकि स्याही का बेसिक मतलब केवल काली स्याही से था। एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द गवेषणा। गवेषणा शब्द का मतलब एक वक्त ऐसा व्यक्ति जो गाय की खोज कर रहा हो, छानबीन। जैसे हरियाणा में देखते हैं ना हम अपने एरिया में, दो लोग आते हैं मोटरसाइकिल लेकर, रुकते हैं, अरे छोरा कोई दूध की गाय बता। गांव में कोई गाय बेचता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उनको, ऐसे व्यक्ति के लिए गवेषणा शब्द का। लेकिन आज के दिन इसरो, नासा, अलग अलग लैब साइंटिस्ट या जो भी खोज या पीएचडी के जो शोधार्थी हैं, जो किसी भी क्षेत्र में खोज का काम करते हैं, शोध करते हैं, उन सब के लिए गवेषणा शब्द का खूब इस्तेमाल होता है और हमें अर्थ ग्रहण करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में एक अर्थ संकोच बताया। हमारे काम का दरअसल ये था, वो मैंने आपको इसलिए कि 5 मिनट आप थोड़ा सा फालतू पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आपके जीवन में काम, और आप जब कभी किसी से बात करेंगे तो आपकी बातों में हेल्थनेस, भरपूर शक्ति होगी आपकी बातों में। अर्थ संकोच का मतलब, संकोच का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मीनिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, छोटा हो गया, ये है कॉन्ट्रैक्शन। ये दरअसल क्या है, कई दफा ऐसा हो जाता है, ये भी एक लंबे अंतराल में ना कुछ प्रक्रियाएं, भौगोलिक स्थितियां, कई कारण होते हैं। ये खैर ये मुद्दा फिर भाषा विज्ञान का ही हो जाएगा पूरा, अभी हम उतना भी नहीं चाहिए हमें, जितना चाहिए सिर्फ उतना लेते हैं।
देखिए एक शब्द है जलज। जलज शब्द का मतलब है जल में पैदा होने वाला, जल में जो उत्पन्न है। अब देखो जल में तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मछली, वनस्पतियां, न जाने क्या क्या पैदा होता है जल में। एक वक्त सभी को जलज कहते भी थे, लेकिन आज धीरे धीरे जलज शब्द योग रूढ़ हो गया केवल कमल की सेंस में। आज जलज का मतलब केवल कमल है। अर्थ का संकुचित अर्थ हो गया जलज शब्द का, अब छोटा अर्थ हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आलोचना। आलोचना हम पहले ही स्लाइड पे समझ के आ रहे हैं कि आलोचना कैसे सिकुड़ के निंदा, बुराई, या अपने देसी जो चुगली, जिसको आम औरतों से संबंधित शब्द है। वैसे मैं फेमिनिस्ट हूँ, स्त्रीवादी हूँ, महिला कोई बुरा ना माने, ये इन शब्दों के साथ हुआ। अब दूसरी बात समझिए, एक शब्द है मृग। ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट मैंने शामिल किया आपके लेक्चर में, क्योंकि इस शब्द से ना मैं आपको वो पूरी प्रक्रिया आपकी समझ में आ सकती है, इसलिए मैंने इस शब्द को लिया। देखिए मृग शब्द, आपने शेर के पर्यायवाची सुने होंगे, सिंह, केसरी, मृगराज। मृगराज कहते हैं सिंह को, शेर को। ये दरअसल यहां मृगराज का मतलब केवल हिरणों का राजा, या मृग का और कुछ भी अर्थ हो सकता है। पहली बात तो ये सोचने की। दूसरी बात, रामचरितमानस में तुलसीदास जी की शरण में चलते हैं, वो इस बात का बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। रामचरितमानस में सीता का हरण हो चुका है और राम और लक्ष्मण बहुत विक्षिप्त अवस्था में है और वन वन भटक रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं। ये दृश्य है, और उस विक्षिप्त अवस्था में राम के मुंह से तुलसीदास जी रामायण में ये पंक्तियां कहलवाते हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहां 2 बार मृग शब्द आया, मैंने रेड किया हुआ है। 2 बार मृग शब्द है इसमें, लेकिन दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। जब मृग शब्द अपनी यात्रा चली, इसने अर्थ संकुचित होने की। मृग शब्द का शुरुआत में अर्थ पशु था, सभी पशुओं के लिए मृग शब्द का इस्तेमाल करते थे। इसलिए तुलसीदास यहां कह रहे हैं हे पक्षियों और हे पशुओं। और मृगराज का मतलब पशुओं का राजा होता है, ना कि केवल हिरणों का राजा। ये आपको क्लियर होनी चाहिए ये बात। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं हे पक्षियों, हे पशुओं, मधुकर श्रेणी, हे भंवरों की पंक्तियों, क्या तुमने हिरण की आंखों जैसी आंखों वाली सीता को देखा है? यहां मृग का मतलब हिरण है। आपको बात समझ में आ रही होगी। तुलसीदास भक्ति काल में जिस वक्त रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उस वक्त मृग के दोनों अर्थ धीरे धीरे प्रचलन में थे। मृग की सेंस में पूरी तरह हो नहीं पाया था, लेकिन मृग के लिए यूज होने लग गया था। मृग शब्द हिरण के लिए प्रयुक्त होने लग गया था धीरे धीरे, पूरी तरह से आया नहीं था, आज पूरी तरह हो चुका है। इस बात को समझने के लिए मैंने आज एक शब्द जो अपनी यात्रा पे है, हमारे और आपके सामने है, और आप में से जिसके पास लंबा जीवन है वो शायद उसकी पूरी यात्रा देख पाएगा। मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसमें 50-60 साल से ऊपर वक्त लगेगा। उतना वक्त मेरे पास तो नहीं है, पर आप लोगों के पास अगर है तो देख पाए तो सौभाग्य आपका। लेकिन समझ लेते हैं। एक शब्द है सीधे। सीधे शब्द बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम में चले जाएं ना, सिर्फ 1947 को देश आज़ाद हुआ, उससे थोड़ा पहले जो अपना माहौल था स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें कोई कह देते थे ना किसी नेता के बारे में कभी भी कि वो बहुत सीधे हैं। यहाँ केवल मतलब सादगी से भरपूर व्यक्तित्व, कोई सादगी से लबालब कोई व्यक्ति है, उसके लिए सीधा शब्द का इस्तेमाल करते थे। सीधे सादे शब्द बहुत प्रयोग में होते थे। आज क्या हुआ, मिडिल क्लास फैमिली में ना औरतों की बड़ी गहरी समस्या है। उनको लगता है कि
उनके पति से बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है, और उनके भाई और पिता से समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है। ये हर मिडिल क्लास औरत की अभाव दरअसल ये करवाते हैं। इसके पीछे औरत कोई कारण नहीं है, जो अभावों में जीवन होता है ना, उसकी वजह से ऐसा होता है। और जब दो औरतें बात करेंगी तो वो आपस में कहेंगी कि हमारे वो तो बहुत सीधे हैं। यहां वो क्या कह रही होती है? सादगी से भरे व्यक्तित्व के धनी हैं वो, या बेवकूफ कह रही होती है? सांकेतिक तौर पे समझने की बात है। आज सीधे शब्द का इस्तेमाल धीरे धीरे करके बेवकूफ की सेंस में होने तो लग गया है, और 50 साल के बाद ये फिक्स हो जाएगा। अब आपको, मुझे लगता है, अर्थ संकोच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका पेंडिंग नहीं बचा होगा। अब एक अंतिम अवस्था देखते हैं, अर्थादेश। अर्थादेश का मतलब ट्रांसफर हो गया है, मीनिंग ट्रांसफर, तबादला हो गया है। ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग, इसको कहेंगे अर्थ आदेश। इसके दो तरीके हैं। देखिए, किसी भी अर्थ का मीनिंग कैसे होगा, तबादला होगा, वो कैसे होगा? किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे होगा। ये दो पॉइंट हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। पहले कोई शब्द अच्छे अर्थ में यूज होता था, अब गलत अर्थ में हो गया, या पहले कोई शब्द गलत अर्थ में होता था और अब अच्छे में हो गया। दो ही तरीके हैं। तो एक है अर्थ का उत्कर्ष हो गया हो। उत्कर्ष का मतलब पहले बहुत नेगेटिव सेंस में था वो शब्द, अब बहुत पॉजिटिव सेंस में हो गया है। और अर्थ का अपकर्ष, अपकर्ष होना मतलब पहले बहुत पॉजिटिव सेंस में था, अब नेगेटिव में हो गया। अपकर्ष का मतलब हाँ, अपकर्ष, अपकर्ष का मतलब है मतलब नेगेटिविटी की ओर झुकाव है। पहले पॉजिटिव सेंस में कोई शब्द था, अब नेगेटिव हो गया। और उत्कर्ष का मतलब पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया। इसके भी कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एक शब्द है साहस। साहस शब्द को लेके आप बिल्कुल कंफर्म होंगे कि साहस शब्द का मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। लेकिन तुलसीदास जी से पूछते हैं, वो आपके सारे उत्तर उन्हीं के पास मिलेंगे। चलते हैं। रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने नारी के बारे में कुछ बात कही। हालांकि मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ इस बात के, लेकिन मैं आपके लिए केवल एग्जाम्पल के तौर पे लाया हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ मेरी सिर्फ वहाँ तक थ्योरी है। इस बात को लेके मैं बिल्कुल खफा हूँ तुलसीदास जी से, मेरी कोई उनसे कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है, क्योंकि जो गलत बातें हैं वो डिस्कस तो होंगी ही। अब दूसरी बात समझिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं नारी स्वभाव सत्य सभी कहें ही। नारी के स्वभाव के बारे में तुलसीदास जी कुछ बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं नारी स्वभाव सत्य सभी कहें ही। नारी के स्वभाव के बारे में सभी लोग सत्य ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अवगुण 8 सदा उर रहे ही, कि उनके हृदय में, उनके उर में 8 अवगुण सदा विद्यमान रहते हैं। क्या विद्यमान रहते हैं? अवगुण की बात कर रहे हैं वो, गुण नहीं, अवगुण। तो उन 8 अवगुणों में से पहला अवगुण है साहस। आज साहस है गुण, आज अवगुण नहीं है। किसी आदमी ने किसी नदी में डूबते हुए बच्चे को अपनी जान की बाजी लगाते हुए बचा दिया, यानी कि उसने साहसिक कारनामा किया। यह नहीं कि बच्चे को उठा के नदी में फेंक दिया। यहां जो साहस शब्द है इसका मतलब है फेंकने वाले से। ये पहले क्रिमिनल जो लोग होते थे, जो मर्डर करते, हत्या, लूटपाट, उसके लिए साहस शब्द, साहसी शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब साहस का अर्थ का उत्कर्ष हो गया है और ये अब पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। और फिर तुलसीदास जी ने आगे नारी के 8 अवगुण बताएं। साहस मतलब वो क्रिमिनल होती है, साहस कहने का यहाँ मतलब क्रिमिनल की सेंस में है। और अनृत झूठ बोलती है, चपलता चुलबुली होती है, माया मायावी होती है,
भय, डरपोक। भय और साहस को भी यहां कॉन्फ्लिक्ट है। एक स्त्री एक साथ क्रिमिनल और डरपोक दोनों कैसे हो भी सकती है? खैर, भय डरपोक होती है, अविवेक विवेकहीन होती है, विवेकशील नहीं होती स्त्रियां, विवेकहीन होती है, असोच कोई कुछ सोच विचारती नहीं है। अदाया, ये तो ज़्यादा गलत बात लिख गए तुलसीदास। अदाया मतलब जो मैली कुचैली रहती हो, जो गंदी रहती हो, जो साफ सुथरी ना रहती हो। विषय है मेरा इंट्यूशन नहीं है किसी को ऐसा कुछ कहने का, को महसूस ना करें, ये विषय पढ़ना पड़ता है। चलिए अर्थ के अपकर्ष के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अर्थ के अपकर्ष का पहला उदाहरण है असुर। हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वेदों में असुर शब्द का प्रयोग देवताओं के लिए किया जाता था। यह देवता का वाचक शब्द है। असुर शब्द का वेदों में देवता के लिए प्रयोग होता था। आज असुर शब्द का मतलब राक्षस हो गया, बिल्कुल ट्रांसफर हो गया, मीनिंग बिल्कुल बदल गया है। कांड शब्द, रामचरितमानस तुलसीदास का इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जिसको हम कह सकते हैं, उसमें 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं। कांड इस शब्द का एक वक्त मतलब सृष्टि की सेंस में होता था। सृष्टि, प्रकरण, भाग, अध्याय, इस सेंस में होता था। आज कांड का मतलब सड़कों पे जो छिछोरापंती करते हैं ना लोग, फोन उठा के, भाई जल्दी आ जाओ, कहाँ पे हो, कांड हो गया है। बुरे कृत्य, कोई अप्रिय घटना हो गई है, किसी अप्रिय घटना के लिए कांड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गुंडा शब्द, आपने छायावाद में जयशंकर प्रसाद की कहानी पढ़ी होगी गुंडा। उसमें जो गुंडा कहानी के नायक है नन्हकू सिंह, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के लिए संघर्षरत रहते हैं। समाज के लिए मर मिटने वाला आदमी, समाज के लिए लड़ने झगड़ने वाला आदमी, पॉजिटिव आदमी है वो नन्हकू सिंह। और उस नायक को जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं गुंडा। ये तो बहुत ताज़ा बात है। 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु है, 37 में जयशंकर प्रसाद की शुरुआत में मृत्यु है। अब आप देख लो, 80 साल हुए हैं। तो ये 80 नहीं, 1937 में, हाँ 80-85 के आसपास ही है। आज गुंडा शब्द भी बहुत नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ऐसे व्यक्ति को गुंडा कोई नहीं कहता जो समाज के लिए संघर्षरत हो। ये आपको बात। अब चलते हैं वापस अपने उस मुद्दे पे जहाँ से हमने बात शुरू की थी। मुझे लगता है यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए मामला, जब ये शब्द हो गया इस सेंस में यूज, चुगली, निंदा, बुराई की सेंस में, तो समीक्षकों ने क्या किया, ये जो नेगेटिव मैसेज इसका जुड़ गया था ना, बुराई का, निंदा का, जो नेगेटिव मैसेज आलोचना शब्द में जुड़ गया था अर्थ संकोच होने के बाद, इसको खत्म करने के लिए सम उपसर्ग लगा दिया और शब्द बना दिया समालोचना, केवल उस नेगेटिव सेंस को खत्म करने के लिए। इसलिए ये शब्द हो गया है पुनरुक्ति दोष से ग्रसित शब्द है ये। इस शब्द में पुनरुक्ति दोष है। पुनरुक्ति दोष कई बार काव्य दोष जब हम पढ़ते हैं ना चाहते हुए भी आ जाते हैं, रिदम लय बनाने के लिए कुछ। ये कुछ कुछ वैसी बात है जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें चाहूंगा सदा सर्वदा। अब इस पे सदा और सर्वदा दोनों शब्दों का इस्तेमाल करने की कहां आवश्यकता थी? या वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ही काफी था, सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अनेकों आदमी जा रहे थे, अनेक आदमी पहले ही अनेक है, उसमें ओ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये पुनरुक्ति दोष है इस शब्द में, क्योंकि इसमें समालोचना में आलोचना शब्द पहले से है ही, सम उपसर्ग है इसमें। इसका मतलब है सम्यक रूप से आलोचना करना, जबकि आलोचना का मतलब पहले से ही था सम्यक रूप से किसी चीज को देखना। ये शब्द है, ये खूब प्रचलित है आज के दिन, भरपूर इस्तेमाल साहित्य में इसका होता है। हिंदी समीक्षा आपने खूब सुना होगा। शायद इसके पीछे एक वजह यह भी हो कि इसका अर्थ संकुचित हो गया है और उसमें पुनरुक्ति दोष है, तो समीक्षा शब्द को इस्तेमाल करते हैं। शायद ये एक थिंकिंग हो सकती है। अब देखिए, संस्कृत में एक शब्द है ईक्षणम और हिंदी में एक शब्द है ईक्षण।
इच्छा, एक शब्द है इच्छा, देखने की प्रक्रिया से मतलब है। सम उपसर्ग है, सम्यक रूप से देखना, तीनों का वही सेंस है, वही मतलब है। किसी भी चीज को बहुत गौर से, बहुत गहराई से, बहुत पैनी नजर से देखना समीक्षा है। आधुनिक काल में दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य के बहुत बड़े और कहूं तो इकलौते शायर हुए। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, सिर्फ शायर जानता है कह कहूं की असलियत, हर किसी के पास तो ऐसी नजर होती नहीं। जो शायर है ना वो ही जानता है, कह कहूं मतलब ठाकों की, जो हंसता है कोई आदमी जोर जोर से हंस रहा है ठाके लगा लगा के, तो दुष्यंत कुमार कह रहा है सिर्फ शायर जानता है उन ठाकों की असलियत, हर किसी के पास ऐसी नजर नहीं होती। देखिए दो चीज है, एक है सूरत और एक है सीरत। जब आपको सूरत देखनी है ना तो आपको केवल आंख चाहिए, केवल आंख आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन जब आपको सीरत देखनी है ना किसी की, तब आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है नजर। आपके पास नजर चाहिए। इसलिए किसी ने कहा ऐसी कौन सी जा है जहां जलवाए मासूक नहीं, सौ के दीदार गर है तो नजर पैदा कर। अगर आपको देखने का शौक है तो पहले उसकी नजर पैदा करो, और समीक्षा में उस नजर की ही तो बात है। सारा खेल हर पक्ष से देखने का ही तो है, गहराई से किसी चीज को समझने का ही तो है। या एक जैसे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। मोटी बुद्धि के आदमी हंसी को केवल हंसी समझेंगे, लेकिन जो बारीक सूक्ष्म बुद्धि का कोई व्यक्ति होगा वो हंसी के पीछे का दर्द समझेगा। समीक्षा में बहुत सूक्ष्म अवलोकन किसी चीज का हम करते हैं। अमृता प्रीतम हिंदी साहित्य की बहुत और मेरी बहुत मतलब पसंदीदा शायरा और कवियत्री हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी गहरी बात कही। उन्होंने कहा मेरी नज़र में अधूरे खुदा का नाम इंसान है और पूरे इंसान का नाम खुदा। नज़र में, मेरी नज़र में, अमृता प्रीतम ने कही। तो किसी चीज़ को जब हम समीक्षा करें किसी की भी, तो कैसे करें? आम जीवन में भी आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। केवल एक पक्ष सुन के बात नहीं करनी, हर पक्ष देखने हैं सारे। एक शायर है, बहुत शेर है एक, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। ये जो समझाने के लिए, इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको लूं तो कालिदास का एग्जाम्पल परफेक्ट है। देखिए क्या हुआ, कालिदास का संबंध है लौकिक संस्कृत साहित्य से। संस्कृत साहित्य में एक तो वैदिक संस्कृत हो गई, जो वेदों की, अरण्यकों की, उपनिषदों की जो संस्कृत है, लेकिन उसके बाद का जो समय है लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण महाभारत ग्रंथों का निर्माण हुआ, लिखे गए ये ग्रंथ। उसी काल में संस्कृत के बहुत बड़े कवि और नाटककार कालिदास थे। कालिदास का संबंध गुप्त काल से है, गुप्त वंश में। और उद्योपमा उनकी एक जिस राजकुमारी के साथ विवाह हुआ, तो इतिहास में ना कहीं ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि कालिदास ने किसी से प्रेम किया। लेकिन समीक्षक तो इसीलिए समीक्षक है ना कि उसको साक्ष्य की जरूरत नहीं है, वो बगैर साक्ष्य समझता है। हिस्ट्री में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता कालिदास के प्रेम संबंधों का, लेकिन कालिदास एक गलती कर गए। और गलती क्या? उन्होंने संस्कृत में एक नाटक लिख दिया, नाटक की रचना की, उसका नाम है मेघदूतम। मेघ बादलों को संदेश वाहक बना के कालिदास लेखक के थ्रू भिजवा रहे हैं। और उस नाटक में ना विरह का इतना मार्मिक चित्रण है, चरमोत्कर्ष है। उस जैसा विरह का चित्रण आज तक किसी रचना में हो ही नहीं पाया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कालिदास हिंदुस्तान का शेक्सपियर है।
अब उनको ये नहीं पता मूर्खों कालिदास के कितने सालों बाद शेक्सपियर हुआ है, इसलिए शेक्सपियर यूरोप का कालिदास है, कालिदास हिंदुस्तान का शेक्सपियर नहीं है। तो समीक्षकों से कालिदास नहीं छुप पाए। कालिदास ने गलती कर दी मेघदूतम लिख के। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा, और उनका पहला नाटक, और जिसने भरपूर सफलता, मोहन राकेश का कद बहुत बड़ा किया जिस नाटक ने। उस नाटक की पहली लाइन है आषाढ़स्य एकह दिवसे। 3 मुख्य पात्र हैं उसमें, मल्लिका, विलोम और कालिदास। ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में है ही। ये नाटक आपको जिसने पढ़ रखा है उसको समझ में आ रही होगी ये बातें। तो कालिदास बहुत दिनों के बाद कश्मीर से लौटता है मल्लिका के पास। तो मल्लिका के आसन पे कुछ कागज़ रखे देखता है। तो मल्लिका कहती है, देखो जी ये कागज़ मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और सी दिए हैं, आप अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करो। अब तो कालिदास जाता है। तो कालिदास कैसे देखता है, कैसे पढ़ता है? कोरे कागज़ हैं, लेकिन कालिदास देखता है उन पे बूंद गिरी हुई है, कुछ बूंदें। तो कालिदास कहता है ये केवल पानी की बूंदें नहीं है, ये तुम्हारे आंसुओं की बूंदें हैं। इस पर तो महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अब इस पर कोई क्या लिखेगा? अनंत सर्गों के महाकाव्य की रचना हो चुकी है। इस तरह से पढ़ना किसी चीज को, यह एक गहरा समीक्षक ही कर सकता है। आप मान लीजिए फिल्म देखने गए, मौज मस्ती की फिल्म देख के आ गए, लेकिन एक सेंसर बोर्ड उस फिल्म की जो इंटरप्रिटेशन करेगा वो उसकी निगाह अलग होगी, उसका नज़रिया अलग होगा। तो सारा खेल किसका है? नज़रिए का है। अंग्रेजी दुनिया में भी एक कहावत चलती है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। जैसे कालिदास कोरे कागज पढ़ रहे हैं, इसी तरह अंग्रेज भी क्या कह रहे हैं? रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आपने एक लाइन पढ़ी, आपने दूसरी लाइन पढ़ी, आप उन दोनों लाइनों के बीच का स्पेस भी पढ़ो भाई। खाली जगह में भी बहुत कुछ लिखा होता है। इसके लिए इंग्लिश में जो शब्द चलता है वो है क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म शब्द के साथ भी अर्थ संकोच हो चुका है। जब कोई आपसे कहे कि वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा था, इसका मतलब भी आज के दिन निंदा और बुराई की सेंस में ही लिया जाता है। इसके साथ भी वो हो गया। ये वैश्विक समस्या हुई, आलोचना और क्रिटिसिज्म दोनों शब्दों के साथ। फिर मोहन राकेश ने नाटक लिखा आषाढ़ का दिन, उसके बाद बाबा नागार्जुन, उन्होंने कमाल कर दिया, एक कविता ही लिख दी और कविता का शीर्षक दिया कालिदास। उसकी अंतिम पंक्तियां मैं बता रहा हूं आपको, मतलब डायरेक्ट पूछ लिया कालिदास से। ये होता है जो दृष्टिकोण होता है ना किसी का, देखने का जो नजरिया होता है इतना गहरा होना चाहिए। डायरेक्ट बाबा नागार्जुन पूछ रहे हैं कालिदास से, भाई तेरे को बता, उत्तर देना पड़ेगा। देखो ऐसे नहीं, क्या कह रहे हैं? इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज रोया कि तुम रोए थे, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। नागार्जुन ने डायरेक्ट पूछा। इन्होंने ना भाई, जिस आदमी ने अपने ऊपर विरह नहीं झेला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता वो इतना गहरा और इतना मार्मिक विरह का चित्रण लिख दे। कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। ये है समीक्षक का दृष्टिकोण, समीक्षक का नजरिया। अब देखिए, आप समीक्षा को ठीक से समझ गए होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा, या आप सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे किसी कृति की? देखिए, आलोचना के बारे में 2 विद्वान हमारे कुछ बात कहना चाह रहे हैं, इनको एक बार समझते हैं। श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास कह रहे हैं, साहित्य यदि जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है। एक बार प्रेमचंद जी ने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है, तो इन्होंने, डॉक्टर साहब ने वो बात पकड़ दी प्रेमचंद की। प्रेमचंद ने कहा साहित्य जीवन की आलोचना है, तो इन्होंने कहा यदि साहित्य जीवन की आलोचना है
तो आलोचना उस आलोचना की आलोचना है, व्याख्यात्मक आलोचना आलोचना का एक प्रकार है, वो आपको बाद में समझ में आएगा। व्याख्या एक खास किस्म की आलोचना ही है। इधर डॉक्टर गुलाब राय क्या कह रहे हैं? डॉक्टर गुलाब राय कह रहे हैं आलोचना का मूल उद्देश्य भी, आलोचना करते क्यों हैं, समीक्षा का उद्देश्य भी तो होगा कुछ, इसके पीछे की वजह क्या है? तो ये कह रहे हैं कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों, देखो इसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी चीज को पढ़ो तो इतनी गहराई से पढ़ो, एक एक शब्द पे फोकस होना चाहिए आपका। देखिए दृष्टिकोण, इसमें एक शब्द आया दृष्टिकोण। सपोज करो ये आपका एंगल है और आपने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, अब इसके 360 डिग्री होते हैं, जो समझने की बात है। एक बार क्या हुआ, 4 चेले थे, गुरुजी से कहने लगे हाथी देखना है, लेकिन चारों को दिखाई नहीं देता था। तो गुरुजी ने सोचा चलो इनको दिखाते हैं, उनको ले गए, किसी ने सूंड पकड़ के देख ली, किसी ने पैर पकड़ के देखा, किसी ने पीठ, किसी ने कान। बाद में उनको बुलाया, गुरुजी ने कहा भाई ये बताओ हाथी होता कैसा है? जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा गुरुजी हाथी तो गोल पाइप जैसा होता है। जिसने पैर पकड़ा था बोला गुरुजी ये पागल है, हाथी तो खंबे जैसा होता है। जिसने पीठ देखी थी वो कह रहा है दीवार जैसा होता है। जिसने पूंछ पकड़ के देखी है वो कह रहा है झाड़ू जैसा होता है। क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो चारों सही कह रहे हैं, वो सच ही तो बोल रहे हैं कि हाथी ऐसा ही होता है। यहां दरअसल हुआ क्या है, यहां अभाव तो ज्ञान का रहा है कि उनको पूरी नॉलेज नहीं हो पाई हाथी की, मामला अभाव का रहा। आप इस किसी खास पॉइंट पे खड़े होकर जब आप इस चीज को देखेंगे तो ये 1/3 आप देख पाएंगे और 2/3 आप गलत हो गए। 2/3 आप अगर किसी चीज को एक जगह खड़े होकर देखने से गलत हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप जब तक पूरे सर्कल पे नहीं घूम सकते आप कुछ भी कहने से कुछ भी सही कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 2/3 गलत हो ही हो, ये तय है। इसलिए कह रहे हैं डॉक्टर गुलाब राय कि सभी दृष्टिकोणों, दृष्टि में आने वाले सभी कोण, इसके सभी कोणों पे घूम के, सभी पक्षों पे घूम के नजर देखनी है। एक पक्ष नहीं, एक हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा है, एक तरफ खड़े हुए हिंदुओं की तरफ खड़े हुए अब मुसलमानों की हर बात गलत है, या मुसलमानों की तरफ मुसलमान खड़ा हुआ सारी बात हिंदुओं की गलत है, ये नहीं। सभी पक्षों को, सभी दृष्टिकोण से अपने हर चीज देख के सम्यक रूप से किसी चीज को देखना। और जिस तरह से एक समीक्षक में ही ये गुण है कि वो सभी दृष्टिकोणों से किसी चीज का रसपान कर ले, तो फिर आगे क्या कह रहे हैं डॉक्टर गुलाब राय कि जो रसपान एक समीक्षक ने किया वैसा ही रसपान वो पाठकों को भी करा दे, उनकी रुचि को परिमार्जित करें, उनके लिए भी वैसा ही अनुभव करा दे। ये काम है एक समीक्षक का, ये काम है एक इसका आलोचना का। देखो दृष्टिकोण शब्द को समझने के लिए मैंने आपके लिए 2-3 स्लाइड बनाई है, वो ये समझ लो आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो प्रेम को लेकर हमारे 2 रीतिकाल के आचार्यों की बातें सुनते हैं। वैसे रामचंद्र शुक्ल ने तो आचार्य मानने से इनकार कर दिया, रीतिकाल का कोई भी आचार्य नहीं है भाई, लेकिन सम्मान के पात्र तो हैं ही। घनानंद प्रेम को लेकर कह रहे हैं, देखो एक ना अपने यहाँ बोधा शब्द, एक शब्द है बोधा। बोधा शब्द हमारे यहाँ ना जो कमजोर कदकाठी का व्यक्ति होता है ना, उसको देसी भाषा में हरियाणा दिल्ली राजस्थान के आसपास का जो इलाका है, इस इलाके में बोधा शब्द कहते थे, यार वो तो बोधा आदमी है, इसका मतलब थोड़ा सा कमजोर है, शारीरिक हष्टपुष्ट नहीं है, कदकाठी में कमजोर है। इसका एक मीनिंग ये भी है, और जैसा नाम है बोधा वैसी ही पंक्ति है इनकी। घनानंद कह रहे हैं अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं। प्रेम का मार्ग एकदम सीधा सरल है, वहां बिल्कुल भी सयानापन नहीं चलता, कोई टेढ़ापन नहीं चलता, केवल सच्चे प्रेमी उस राह पर जा सकते हैं। इसका इतना सा सरलतम अर्थ है। लेकिन अब जो बेचारा बोधा है आदमी, वो क्या कहेगा?
अब बोधा आदमी है, मजाक कर रहा हूँ, कहीं बोधा आदमी प्रेम के चक्कर में कहीं हो सकता है हत्थे चढ़ गया हो, तो ये कह रहे हैं ये प्रेम को पंथ महाकराल, महाकराल मतलब कांटों से भरा है, और कैसा है, तलवार की धार पे धावना है, जैसे तलवार की धार पे चलने जैसा है। प्रेम को लेकर इन दोनों के नजरिए एक ही काल के दो कवि बिल्कुल विपरीत हैं। दृष्टिकोण किसी किसी का, देखने का नजरिया भी किसी किसी का अलग अलग लेवल पे हो ही सकता है, इस बात में तो कोई बुराई नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल समझ लो, ये देखो कबीर कह रहे हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। कबीर कह रहे हैं माली जब 100 घड़े सींचता है तब भी पेड़ फल तो ऋतु आने पर ही देता है, इसलिए धीरे धीरे अपने कार्य को करते रहो, वक्त आने पर तुम्हें अवश्य फल मिलेगा, कबीरदास कह रहे हैं। और अपने तीसरे सप्तक के और मेरे बहुत प्रिय कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनसे बड़ा लगाव है, ये बहुत अच्छा लिखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे तार सप्तक से संबंधित है। ये लिख रहे हैं धीरे धीरे मुझे सख्त नफरत है इस शब्द से, धीरे धीरे ही गुण लगता है, गुण जो लकड़ी में लगता है, गुण कहावत अनाज में लगने की भी है। धीरे धीरे ही गुण लगता है, अनाज मर जाता है, जिस अनाज में या जिस लकड़ी में गुण लगता है वो खत्म हो जाती, खोखली हो जाती है। धीरे धीरे ही दीमकें सब कुछ चाट जाती है, दीमक जहां लग गई वहां समझ लो सब कुछ तहस नहस खत्म हो जाएगा। साहस डर जाता है, धीरे धीरे ही विश्वास खो जाता है, संकल्प सो जाता है। ये धीरे धीरे शब्द के बिल्कुल खिलाफ है। इन दो लोगों से आपको कुछ सीखने को तो मिला ही होगा। अब चलिए कुछ बात करते हैं आगे की, या एक और अगर एग्जाम्पल लेना हो आपने तो कबीर कह रहे हैं एक जगह, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही की प्रतीत। खैर ये विरोधी तो नहीं है, हाँ, लेकिन इसके बाद ना एक रघुवीर सहाय नाम से एक आदमी हुए जिन्होंने उर्दू में फिराक नाम से लिखा, और वो क्या कह रहे हैं, यही जगत की रीत है यही जगत की नीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। कबीरदास की पहली पंक्ति को उठा के उन्होंने अपने शेर की दूसरी पंक्ति में लिया। अब देखो, आप केवल साहित्य की ही दुनिया में नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, हर आदमी अपने जीवन में हर रोज समीक्षा करता है। मान लीजिए आपको एक कार लेनी है, परिवार में बैठ के डिस्कशन होगा, भैया कार चाहिए बताओ कैसी। जो समृद्ध लोग हैं वो सुझाव देंगे, बच्चे लोग जिद करेंगे नहीं सनरूफ होना चाहिए कार में, फिर पीछे से हल्का सा थप्पड़ देगा उनके, वो 18 लाख के आते तेरा बाप देगा पैसे, बाप ही कह रहा होता है उसको। फिर बच्चे कहेंगे नहीं हमें वो गाड़ी चाहिए वो चाहिए, धीरे धीरे करके सारे लोग एक खास डिग्री पे आके रुकते हैं कि भाई देखो ऐसा है 8 से 10 लाख तक के बजट की कार हो, कोई माइलेज ठीक ठाक हो, उसकी रीसेल वैल्यू ठीक हो, सर्विस का खर्चा ज़्यादा ना हो, और फिर वो एजेंसी पे विजिट करते हैं और फिर कोई एक टेस्ट ड्राइव करके जो कार उनको पसंद आती है वो परचेज करके ले आते हैं। और आसान अगर समझना हो तो इंग्लिश में एक शब्द चलता है स्पोज। स्पोज शब्द का मतलब दरअसल पति पत्नी होता है। जब लड़की इस शब्द का इस्तेमाल करेगी तो पति के लिए, और जब लड़का करेगा तो पत्नी के लिए। स्पोज शब्द का ये कॉमन वर्ड है। मान लीजिए आपको जीवन साथी की तलाश है। अब आप पहले तो कुछ क्राइटेरिया दिमाग में बनाएंगे, कुछ क्राइटेरिया, जैसे मान लो कोई लड़का है, लड़के के एंगल से सोचते हैं, मैं लड़का हूँ इसलिए लड़के के एंगल से सोचने में मुझे आसानी रहेगी। तो कोई लड़का है जैसे वो क्राइटेरिया बनाएगा। अब क्राइटेरिया उसने बनाया, कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, रंग फेयर होना चाहिए, नाक नक्शा बहुत सुंदर होना चाहिए, शहर की होनी चाहिए, हाइट 5.5 फुट होनी चाहिए, और इस तरह से कुछ दिमाग में कुछ स्टैंडर्ड्स तैयार करेगा, कुछ नियम बना लेगा उस चीज़ के, कुछ कसौटियाँ तैयार करेगा। फिर बायोडाटा मंगाएंगे, उनमें
मान लो 10 बायोडाटा आ गए, उनमें से 3 बायोडाटा जिनमें हाइट नहीं है निकाल दिए, 2 बायोडाटा में कलर फेयर नहीं है निकाल दिया, एक में ग्रेजुएशन नहीं है, एक में शहर की नहीं है। इस तरह से शॉर्ट लिस्ट होती है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ समीक्षा ही तो हो रही है। हम किसी भी चीज़ का, ये जो हम दिमाग में जो कसौटियों का निर्माण करते हैं, ये तो है सैद्धांतिक समीक्षा। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ था, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। सबसे ज्यादा सवाल यूपीएससी में इसी से पूछा जाता है। जो हमने दिमाग में कसौटियां बनाई, ये तो है सैद्धांतिक समीक्षा। और जब इन कसौटियों को बना के जब हम बायोडाटा की शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, ये है व्यावहारिक समीक्षा। हम किसी चीज का इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इस बात से एक बात, मेरी एक फ्रेंड है दिल्ली में, तो वहाँ से एक बार फ़ोन आया, कन्फ्यूज़न मात्रा को लेके, पति और पत्नी में मात्रा छोटी और बड़ी आती है। तो मैंने उसको जो सॉल्यूशन बताया, ये आपको भी बता रहा हूँ ताकि आपको भविष्य में ध्यान रहे। भाई एक बात आप आंख बंद करके आज के बाद याद रखना, पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए पति में बेचारे में हमेशा छोटी मात्रा आएगी और पत्नी में बड़ी, बस ये ध्यान रखना। ये ट्रिक है, आपको ये मात्रा याद रह जाएगी, अब कभी भी आप भूलोगे नहीं। वो पत्नी कहती है, देखो जी 2-2 शब्द बना दिए, पता नहीं क्या करते हैं लोग। अब देखो कंप्लीट और फिनिश, ये क्यों बनाए? पति कहता है ऐसे भाषा में, हाँ पति साहित्य का स्टूडेंट है। पति कहता है पगली, भाषा में कोई भी 2 शब्द एक अर्थ के लिए नहीं होते, इनमें अंतर होते हैं। अब पत्नी भी जिद पे अड़ी हुई है, कह रही अच्छा बताना क्या अंतर होता है, इनमें क्या अंतर है कंप्लीट और फिनिश में? बोला देख, अपनी शादी हुई? कहती हाँ। मैं जैसे आपको मिला, आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई ना? कह रही हाँ। बोले लेकिन मेरी फिनिश हो गई। तो ये तरीका साहित्य के स्टूडेंट, इसी तरह साहित्य का विद्यार्थी समझा सकता है इतनी गहराई से किसी चीज को। अच्छा, ये आपने 2 पक्ष व्यावहारिक और सैद्धांतिक समीक्षा के समझे। अब देखो, जिस समीक्षा, जिस आलोचना की हम बात कर रहे हैं साहित्य में, वो हिंदी साहित्य में एक स्वतंत्र स्वीकृत गद्य विधा है। गद्य साहित्य की एक विधा है। विधा को अंग्रेजी में जेनरे शब्द है। विधा के लिए इंग्लिश में शब्द है जेनरे। ये स्वीकृत है। इसमें क्या क्या हो सकता है? तो इसमें सिद्धांत, नियम प्रतिपादन, मूल्यांकन, व्याख्या, विश्लेषण, गुण दोष विवेचन, ये चीजें समीक्षा में करते हैं। और हमने अभी दोनों चीजें वहां समझी ही है। जैसे ये आपके सामने आ गया है, सैद्धांतिक समीक्षा में मानकों, प्रतिमानों, कसौटियों, नियमों, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। मैंने अभी बताया, जो हम सिद्धांत बना रहे हैं अपने दिमाग में, वो समीक्षा सैद्धांतिक समीक्षा है। इसके लिए एक शब्द और आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का निर्माण करना, मानकों का निर्माण करना, कसौटियों का निर्माण करना, ये पक्ष है सैद्धांतिक समीक्षा का। और जब हमने कोई मानक कसौटियां तैयार कर ली, इन कसौटियों के आधार पर, ये क्या है? आधारित है। इन कसौटियों के आधार पर किसी कृति, किसी रचना या किसी रचनाकार के भाषण, किसी कवि का भाषण है, कोई लेख है, किसी रचना या कृति विशेष का मूल्यांकन, उसका गुण दोष विवेचन करना। मूल्यांकन का बेसिक मतलब गुण दोष विवेचन करना है, उसकी व्याख्या करना, उससे लोगों को परिचित कराना, ये क्या कहना चाह रहे हैं। परिचयात्मक आलोचना भी एक प्रकार है, या उसकी किसी अलग रचनाकार से तुलना कर देना। ये सारे काम ये है व्यावहारिक समीक्षा में।
तो जीवन में आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि सैद्धांतिक समीक्षा के आधार पर आमतौर पर व्यावहारिक समीक्षा तय होती है। हमारे पास जब कोई सिद्धांत और नियम प्रतिपादन हो, नियमों का हमारे पास प्रतिमानों का एक ठीक ठाक संचय होगा, उनके बेस पे हम किसी कृति किसी रचना का इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसका गुण दोष विवेचन करेंगे। देखो, काव्यशास्त्र आपने पढ़ा है। संस्कृत में साहित्य को काव्य कहते थे, इसलिए वहाँ वो काव्यशास्त्र है, और हिंदी में हो गया है साहित्य शास्त्र। काव्यशास्त्र में 6 संप्रदाय हैं। रस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो भरत मुनि हैं, अलंकार के भाम्य हैं। ये 6 संप्रदाय और इनके संस्थापक, इनके ये यहाँ लाने का मेरी जो खास वजह है ये क्या है, ये दृष्टिकोण की बात है। इन लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग है। ये रस की बात करेंगे, ये रस का प्रतिपाद्य ठीक है कि नहीं कविता में। ये अलंकार की बात करेंगे, अलंकार के छठा दर्शनीय है कि नहीं कविता में। इसलिए बाद में कुछ रसवादी आचार्य हुए, कुछ अलंकारवादी हुए। जैसे वामन है, ये गुणों की बात करेंगे, रीतियों की बात करेंगे, वक्रोक्ति है कि नहीं है, आनंदवर्धन ध्वनि की बात करेंगे। आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं वो औचित्य की बात करेंगे। ये अपने आप में ये सैद्धांतिक समीक्षा है। बात जो समझने की है वो ये है, काव्यशास्त्र अपने आप में सैद्धांतिक समीक्षा है, क्योंकि यहाँ सारे सिद्धांत हैं। एक बात ये बहुत गहराई से आपको समझनी थी। अब आते हैं बहुत मेन मुद्दे पर, और यहां से संबंधित आपसे प्रश्न तो पूछा जा ही सकता है, इंटरव्यू में भी चर्चा हो सकती है। आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सैद्धांतिक समीक्षा और व्यावहारिक समीक्षा में से पहले क्या। इसका उत्तर मैं पिछली 2-3 स्लाइड पहले बता चुका हूं, आमतौर पर कहा था, लेकिन मैंने, अगर आपने नोट किया हो तो, आमतौर पर पहले सिद्धांतों का निर्माण होता है और बाद में व्यावहारिक समीक्षा होती है। तो जो मैंने आमतौर पर शब्द का इस्तेमाल किया था उसका उत्तर अब इस स्लाइड में है कि आमतौर पर ही ऐसा क्यों होते हैं। तो देखिए, पहले क्या, तो पहले सैद्धांतिक, और जब सिद्धांतों का निर्माण हो गया तो इसके आधार पर व्यावहारिक। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके आधार पर फिर व्यावहारिक समीक्षा होगी। अब देखो, ये तो हो गया आमतौर पर, सामान्यतः। इसके साथ हम लिख सकते हैं सामान्यतः। तो कभी कभी इसका विपरीत भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, अब आप लिखिए अपवादतः। कई बार कुछ रचनाकार इतने मौलिक आ जाते हैं कि उनके सामने जो सारे सिद्धांत है ना वो फीके पड़ जाते हैं। इसका उदाहरण अगर आपने देखना हो, देखिए प्रेमचंद और प्रसाद दोनों लगभग, इनका जीवन एक समानांतर रहा, दोनों का साथ साथ रहा, जन्म मृत्यु सब, लेखन काल सब। 1936 के अंत में और 37 की शुरुआत में दोनों की लगभग मृत्यु हो गई। लेकिन 36 में दोनों दो बड़ी रचना दे गए हिंदी साहित्य को। प्रेमचंद गोदान दे गए और जयशंकर प्रसाद दे गए कामायनी। गोदान पे अभी हाल ही में एक लेख या एक समीक्षा हुई है, मुझे फिलहाल आएगी तो मैं ध्यान आपको बताऊंगा। इन्होंने कामायनी ग्रंथ लिखा, महाकाव्य लिखा, भावनात्मक महाकाव्य है। महाकाव्य पहले होते थे चरित्र प्रधान, घटना प्रधान, वर्णन प्रधान, ये भाव प्रधान महाकाव्य है, भावना केंद्र में है।
सब कुछ अंतर जगत का है, बहिर्जीवन है ही नहीं। और जो पारंपरिक प्रतिमान है महाकाव्य के, उन प्रतिमानों पे महाकाव्य साबित नहीं हो पा रहा, और जो भी पढ़े वो कही ये रचना बहुत महान है। ये समस्या दरअसल कुछ लोगों के बस की ना, कुछ रचना वचना करनी तो होती नहीं है, वो चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, चलो भाई सिद्धांतों का निर्माण कर लेते हैं। मौलिकता के सामने वो हो जाते हैं फेल, क्योंकि मौलिकता के सामने कोई क्या करेगा। मौलिकता तो एक ऐसी चीज़ है। संस्कृत के काव्यशास्त्र को इसमें छोड़ देना, जो मैंने ये बात कही है, संस्कृत का काव्यशास्त्र अपने आप में बड़ी बात है, वो बहुत महान रचना है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। फिर जब ऐसी समस्या आती है तो फिर कोई आलोचक कलम उठाता है, वो अपनी कलम चलाता है। और यहाँ पर कामायनी के केस में फिर डॉक्टर नगेंद्र ने कलम उठाई और फिर इन्होंने एक किताब लिखी कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस किताब में एक चैप्टर लिखा। इस किताब में एक चैप्टर लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने, और उस चैप्टर का नाम दिया कामायनी का महाकाव्यत्व। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि पारंपरिक प्रतिमानों पर कामायनी यदि महाकाव्य साबित नहीं हो पा रहा तो ये कामायनी की समस्या नहीं है, ये हिंदी समीक्षा की समस्या है। हिंदी समीक्षा को खुद को समृद्ध बनाना होगा कि वो कामायनी को महाकाव्य साबित कर दे, महाकाव्य साबित करे। और फिर इन्होंने कामायनी का महाकाव्यत्व चैप्टर में लिखा, अब समय आ गया है, पुराने सभी प्रतिमान नष्ट हो जाने चाहिए और नई कसौटियों का निर्माण होना चाहिए। और फिर इन्होंने यहां से महाकाव्य की आधुनिक कसौटियां, महाकाव्य की आधुनिक कसौटियों का जिक्र किया। इसको अगर और गहराई से आपको समझना है तो रामचरितमानस का उदाहरण ले लो, आप भक्ति काल में ले लो। उस वक्त आप महाकाव्य की कसौटियों के बारे में जब आप पढ़ोगे, महाकाव्य की पहली ही कसौटी है, उसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। पहली कसौटी है, 8 अध्याय तो होने ही चाहिए। और रामचरितमानस में 7 ही कांड है, और वो दुनिया का श्रेष्ठतम महाकाव्य है। ये समस्या इसी युग की नहीं है, ये पहले भी घटना घट चुकी है। तो ऐसी सिचुएशंस कई बार आती हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने फिर 5 ऐसी कसौटियां बताई। इन्होंने कहा, उदात्त चरित्र हो यदि, आप पुराने जो पारंपरिक प्रतिमान थे उनको खत्म कर दो। अब जो 5 कसौटियां हम बता रहे हैं, इन पे अगर कोई रचना इन कसौटियों पे खरी उतरती है तो आप उसको महाकाव्य कह दो, निसंकोच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने फिर ये तय किया, इन्होंने एक उदात्त चरित्र बताया, दूसरा कथानक उदात्त हो, उसका उदात्त कार्य या उद्देश्य, उदात्त भाषा शैली, उदात्त शैली हो, और उदात्त भाषा, उदात्त भाव। भाषा शैली को एक में लिख लो, उदात्त भाव। और इस तरह से फिर नई कसौटियां, आधुनिक कसौटियां महाकाव्य की तैयार हुई। अब आप मुझसे एक बात बताइए, आज के बाद यदि कोई दुस्साहस कर ले आपसे कि सैद्धांतिक समीक्षा क्या होती है, व्यावहारिक समीक्षा क्या होती है, पहले कौन सी होती है, तो आप उसके साथ झगड़ा करेंगे या मुस्कुरा के उत्तर देंगे? गहराई से पढ़ने का यही फायदा है। प्रश्न कितना ही घुमावदार हो, आपको उत्तर देते वक्त संतोष और मुस्कान आती है। अदरवाइज तो माथे का पसीना कम नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में,
इसलिए बहुत गहराई से पढ़ो किसी भी चीज़ को। सफलता के लिए रिस्क नहीं, सफलता के लिए तपस्या करनी पड़ती है। हर क्षेत्र में बहुत गहराई से किसी चीज़ को पढ़ना, समझना। देखिए, संस्कृत में औचित्यवादियों ने सैद्धांतिक समीक्षा की शुरुआत की। औचित्यवादियों में जो आचार्य क्षेमेंद्र हैं, ये अभिनवगुप्त के शिष्य थे, इन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा की व्यवस्थित शुरुआत की थी। मैं संस्कृत साहित्य की बात कर रहा हूँ। और आचार्य राजशेखर ने एक उनका ग्रंथ है काव्य मीमांसा, वहाँ से व्यावहारिक समीक्षा की शुरुआत वहाँ मिलती है। हिंदी साहित्य में क्योंकि ये गद्य की आधुनिक विधा है, तो अपने आधुनिक काल से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझने जरूरी है ही। तो औचित्यवादियों का कहना क्या था? औचित्यवादियों का कहना था उचित का भाव हो। जैसे कोई चीज़ किस जगह सजेगी, जैसे हम घर में कोई सीनरी लेके आते हैं, वो किस दीवार पे लगेगी, वाल का साइज क्या है, घड़ी किधर लगेगी, ये चीज़ें तय होती है घर में। घर को सुंदर दिखाने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने प्रयास और प्रयत्न तो करता ही है। तो उदात्त का मतलब है जो चीज़ जहाँ सुंदर लगे वो वहीं लगाई जाए। जैसे मान लो कोई बहुत कीमती रत्न है, मणि है, वो मणि इतनी कीमती है कि वो किसी मुकुट में लगने योग्य है, और आपने उसको लगा दिया जूते में। अब भाई मणि आपसे मना नहीं करेगी कि आपने मुझे जूते में क्यों लगाया, मैं तो मुकुट के योग्य थी जी। मणि तो मना नहीं करेगी, किंतु समीक्षक आपको जरूर धमकाएगा। और जो कलाकार जो जूते में लगाने वाला है वो निंदा का पात्र होगा, उसकी निंदा होगी समीक्षा में। फिर तो समीक्षा बहुत कुछ तय भी करती है, बहुत कुछ अवलोकन भी करती है, बहुत पक्षों के को लेकर, जो जिनको काव्य में कहा ना सहृदय, सामाजिक, या आज की सेंस में मैं आधुनिक काल में बात करूं तो जो पाठक है उन तक सरल भाषा में पहुंच जाए, ये तय करता है समीक्षक। अब देखो, समीक्षक का दृष्टिकोण, हाँ ये एक मुद्दा है समझने का। देखिए, कुछ समीक्षक ऐसे होते हैं जो केवल सैद्धांतिक समीक्षा करते हैं, कुछ समीक्षक ऐसे होते हैं जो केवल व्यावहारिक समीक्षा करेंगे, और कुछ समीक्षक ऐसे होंगे जो दोनों जगह पैर जमाते हैं, दोनों जगह घुसपैठ करते हैं, और फिर वो हो जाते हैं बड़े आलोचक। जो एग्जाम्पल मैंने समझाया उसी एग्जाम्पल की सेंस में समझ लो। योगी आदित्यनाथ ने विवाह नहीं किया, मतलब व्यावहारिक समीक्षा नहीं की। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ से कोई किसी लड़की या बहू के अच्छे संस्कारों के बारे में बात करना चाहेगा, तो योगी आदित्यनाथ अपने विचार तो देंगे ही। एक अच्छी बहू में या एक संस्कारी लड़की में क्या गुण होने चाहिए वो अपनी राय देंगे। तो उनके पास केवल राय है, उनके पास केवल सिद्धांत है, वो व्यवहार में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए उन चीज़ों को। इसका मतलब वो केवल व्यावहारिक समीक्षा में। इसका एग्जाम्पल अगर आपको लेना हो तो काव्यशास्त्र से एक नाम भरत मुनि, एक तो काव्यशास्त्र पूरा लिख लो, इसमें आप संपूर्ण काव्यशास्त्र लिख दो। जो काव्यशास्त्र है वो अपने आप में सैद्धांतिक समीक्षा है, और जब काव्यशास्त्र की बात होती है तो भरत मुनि नाम लिखे बगैर मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि इन्होंने 5वें वेद की रचना की। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वो 5वां वेद माना गया है, बहुत महान रचना है। इसी में आप अरस्तु लिख सकते हो, एक नाम अरस्तु लिख सकते हो, प्लेटो भी लिख सकते हो। प्लेटो कविता का दरअसल दुश्मन था, प्लेटो को अरस्तु ने खारिज किया, बहुत अच्छे से खारिज किया, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का हिस्सा है। एक नाम इसमें भारतेंदु लिख सकते हैं आप। भारतेंदु ने 1883 में एक निबंध लिखा था, और उस निबंध का शीर्षक था नाटक। उसमें भारतीय नाटक और पाश्चात्य नाटकों का कुछ तुलना वगैरह सी करके थोड़ा सा इन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा का, क्योंकि शैशवावस्था में थी उस वक्त समीक्षा, शुरुआत तो भारतेंदु ने ही की है। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने केवल सैद्धांतिक समीक्षा की है, व्यावहारिक समीक्षा इन्होंने नहीं की। पश्चिम से और नाम लेना हो तो जॉन ड्राइडन नाम है, आप वो लिख सकते हैं।
कुछ समीक्षक ऐसे हैं जिन्होंने केवल व्यावहारिक समीक्षा की। इसमें अगर आपने एक नाम लिखना है तो एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आप मलियज लिख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज तक सरोज स्मृति की सबसे गहरी व्याख्या जिस आदमी ने की है वो यही है। सरोज स्मृति का महत्व ये है कि ये हिंदी साहित्य की एकमात्र एलिजी है। एलिजी यानी कि शोक गीत है, शोक गीति इसको लिख सकते हैं। रीट में एक बार सवाल पूछा था कि शोक गीत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये मैंने एक पेपर में देखा था, तो एलिजी कहते हैं। मलियज ने सरोज स्मृति की इतनी गहरी व्याख्या की है, अगर आप समझना चाहें तो आप ना चरम लेवल पे पाएंगे। आपको लगने लगेगा कि वास्तव में निराला जो तुलसीदास हैं उनसे किसी भी एंगल से कम नहीं है। देखो, तुलसीदास और निराला के सामने ना दो बड़ी संकट भरी चुनौतियां थी। आप मान लीजिए आपसे कोई कहे कविता लिखो, आप कहेंगे ठीक है जी, ये बताओ किस पे लिखें। फिर आपको आदेश मिलता है कि आप कृष्ण और राधा पे कविता लिखो या राधा के सौंदर्य पे कविता लिखो, तो आप रुखसार, कपोल ऐसे शब्दों के इस्तेमाल करने से नहीं बचेंगे और पढ़ने वाले को भी पीड़ा नहीं होगी। राधा को लेकर राधा का सौंदर्य चित्रण आप नक्सिक वर्णन में कर सकते हैं, समाज परमिशन देता, क्योंकि राधा कृष्ण को देखा ही प्रेम की दृष्टि से जाता है। लेकिन तुलसीदास लिख रहे थे रामचरित मानस, राम के चरित्र का मानस, और उसमें नायिका सीता है और सीता को लेकर समाज की जो नजर है वो मां के समान है। और कोई मां का सौंदर्य चित्रण करे तो कितनी भारी चुनौती है। समझने की बात यह है, ये लाइन है, इस लाइन से हमें सौंदर्य चित्रण करते हुए गुजरना है, और इस लाइन से अगर यहां नीचे रह गए हम सौंदर्य चित्रण करते वक्त, तो यानी कि असफल हो गए। लेकिन अगर इस लाइन के ऊपर चले गए तो हवस आ गई, हवस दिखने लगेगी उसमें, सौंदर्य में। तो तुलसीदास के सामने बहुत गहरी चुनौती थी, सीता का सौंदर्य चित्रण करना है, ना उसमें एक मात्र लेश मात्र भी हवस का एलिमेंट आ पाए और सौंदर्य चित्रण भी पूरा हो, उसकी सुंदरता का बखान भी हो। निराला के सामने क्या चुनौती थी, निराला को अपनी बेटी का सौंदर्य चित्रण करना है। सरोज स्मृति, सरोज उनकी बेटी थी और बचपन में पैदा हुई तो निराला की पत्नी गुजर गई थी, और दुर्भाग्य 18 साल की उम्र में सरोज भी चली गई, लेकिन दिखती हूबहू अपने माँ जैसी थी। और निराला ने इनका सौंदर्य चित्रण किया, और उसकी पंक्तियां हैं सरोज स्मृति की, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो बहुत गहरी व्याख्या सरोज स्मृति की, आप कभी मौका मिले जीवन में तो पढ़ना। एक और नाम, मलियज के अलावा एक नाम लिख सकते हैं आप, नंदकिशोर नवल। नंदकिशोर नवल ने 4 लंबी कविताओं की व्याख्या की, और इन्होंने शीर्षक दिया निराला व मुक्तिबोध। निराला व मुक्तिबोध, 4 लंबी कविताएं। निराला की 2 कविताएं, एक तो सरोज स्मृति और एक राम की शक्ति पूजा, और मुक्तिबोध की 2 ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। इन 4 कविताओं का बहुत गहराई से अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन इनका थोड़ा सा झुकाव मार्क्सिस्ट है, प्रगतिवादी दृष्टिकोण थोड़ा सा रहा। ये वो लोग हैं जो केवल व्यावहारिक समीक्षा कर पाए। अब आपको जो समझने की बात है वो ये है
कुछ ऐसे हैं जो दोनों जगह जिनकी धाक होती है, जो दोनों जगह पैर जमाते हैं, और वो फिर कहलाते हैं बड़े आलोचक। अब जो हमारा मुद्दा जो समझने का है वो बड़े आलोचक से है। समीक्षक का दृष्टिकोण, अच्छा हाँ, अब देखो बड़े आलोचक का मतलब, अब लिखो आप दोनों में। कुछ लोग ऐसे हैं आलोचक जो दोनों में। आपके पास जब मैंने शुरुआत में सिलेबस दिखाया तो उसमें 4 नाम थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। इन 4 नाम में से जो 2 सर्वश्रेष्ठ आलोचक हैं वो हैं डॉक्टर, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और एक डॉक्टर नगेंद्र। उन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से टीजीटी पीजीटी, ये तो खैर छोटी परीक्षाएं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत सारे उन्हीं के वाक्यों से सवाल पूछे जाते हैं। तो जब दोनों की बात हो तो आप इन 2 नाम को कतई ना भूलें, एक आचार्य शुक्ल और एक डॉक्टर नगेंद्र। देखिए समझने की बात यह है, ये वो आलोचक हैं जिनकी हिंदी साहित्य में इनके रहते कोई इनका विकल्प नहीं था, इनकी धाक थी, और इसीलिए निरंकुशता का लेवल आचार्य शुक्ल का था उस वक्त, क्योंकि पूरे के पूरे छायावाद, कहते हैं छायावाद नामक हरे भरे वृक्ष को निगल गए शुक्ल जी। शुक्ल जी एक ऐसे अजगर के रूप में बताएं छायावाद को लेके जो उसको निगल गए। इनकी कुदृष्टि पड़ी और वो हरा भरा वृक्ष जलकर खाक हो गया। छायावाद के साथ, कबीर के साथ ये न्याय नहीं कर सके। अभी हम इन सारी चीज़ों को जो पाठ्यक्रम है उसमें समझते ही हैं, और फिर क्यों किसी की तैस में आना, जो सही बात है वो तो सही कही जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी शुक्ल जी की कही कुछ गलत बातें हिंदी साहित्य समीक्षा में धूमधाम से चलती है, क्योंकि ऐसे बड़े आलोचक को खारिज करना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। डॉक्टर नगेंद्र ने 1-2 चीज़ें खारिज भी की है, नंद दुलारी वाजपेयी ने 1-2 चीज़ें खारिज की है, टक्कर तो ली भी है लोगों ने। यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक समीक्षा की बात आए तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण एक किताब है रस मीमांसा। रस मीमांसा को पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ एक लेवल है, आपको शुक्ल का जो शुक्लत्व है वो दिखाई देगा, जिस वजह से इनका रुतबा है वो रुतबा समझ में आएगा आपको। रस मीमांसा एक इनके चिंतामणि 1 और चिंतामणि 2, और उसमें जो 10-15 के आसपास जो निबंध है, काव्यशास्त्रीय निबंध है, वो सारे के सारे सैद्धांतिक समीक्षा है। और उन निबंधों में से यदि एक सबसे महत्वपूर्ण निबंध का चुनाव करना हो आपको, तो एक निबंध लिख लीजिए जिससे कई बार पूछा जाता है कविता क्या है। ये शुक्ल जी का ना चरम लेवल है, चरम लेवल है सैद्धांतिक समीक्षा का, बहुत टॉप से टॉप लेवल आप कह सकते हैं। तो व्यावहारिक समीक्षा में शुक्ल जी ने क्या किया, व्यावहारिक समीक्षा में शुक्ल जी को जायसी लगते थे बहुत प्रिय, तो फिर इन्होंने लिखी जायसी ग्रंथावली की भूमिका। और इनको भूमिका लिखने का बड़ा शौक था। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के लोग पहुंच गए, बोले शुक्ल जी हम लिख रहे हैं हिंदी शब्द सागर, और उसमें 1 लाख शब्द लेंगे, हिंदी का शब्दकोश लिख रहे थे। काशी नागरिणी जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 1 लाख शब्द लेंगे शुक्ल जी, हिंदी शब्द सागर लिख रहे हैं। उसमें अभी अक्टूबर 2021 में रिवाइज हुआ है वो शब्दकोश, हिंदी शब्द सागर, जिसको आप समझ, हिंदी शब्द सागर है वो मूल रूप से, अब बाद में शब्द सागर हुआ। अमेरिका का एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको आंशिक रूप से वित्त पोषण करता है उसका, हिंदी शब्द सागर को। तो
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के लोग शुक्ल जी से बोले, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप उसकी भूमिका लिख दो। शुक्ल जी बोले, ये क्या बात हुई, भूमिका लिखने ही के लिए तो पैदा हुआ हूँ भाई, मैं भूमिका ही तो लिखता हूँ। बोले, निश्चिंत हो जाओ, आपको भूमिका मिल जाएगी। शुक्ल जी ने उनको भूमिका भेज दी। इतनी मोटी किताब, मेरे पास किताब रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो शुक्ल जी ने उनको किताब भेजी, ये किताब 500 पेज की किताब है। अब उन्होंने पढ़ा इसको, फिर थैंकफुल की मुद्रा में आ गए। बोले, शुक्ल जी धन्यवाद, आपने दरअसल हमें हिंदी शब्द सागर की भूमिका नहीं दी, आपने तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही दे दिया। तो एक बात जो आपको ध्यान रखने की वो ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दरअसल मूल रूप में, हिंदी साहित्य का इतिहास मूल रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत से कुछ छंद बहुत अच्छे लगे इनको, सूरदास के भ्रमर गीत से उस छंद का संकलन किया, और फिर इन्होंने संकलन किया तो संपादन किया, और जब संपादन किया तो भ्रमर गीत सार की भूमिका भी लिख दी। 80 पेज इसमें भी लिख दिए इन्होंने, 80 पेज की भूमिका भ्रमर गीत सार, आपके यूपीएससी के सिलेबस में है ये। इसके बाद इन्होंने तुलसीदास पर भी लिखा, कुछ थोड़ा बहुत कबीर पर भी लिखा, ऐसी बात नहीं है। और इन्होंने जिसको धमकाया, खारिज किया, वो है विद्यापति। विद्यापति पर इन्होंने ठीक ठाक कलम चलाई। इन्होंने कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल इतने सस्ते हो गए हैं, जैसे कुछ लोगों ने जयदेव के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही जयदेव के गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। इन्होंने और कई बातें, खजुराहो के मंदिर जैसी कई बातें, वो उसी सेक्शन में समझी जाए तो ज़्यादा बेटर। ये इनकी व्यावहारिक और सैद्धांतिक, जब हम शुक्ल युग में आएंगे तो इनको स्पेशल डीपली पढ़ेंगे। अभी हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की बात। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया? डॉक्टर नगेंद्र ने, देखिए 1937 से 1941, शुक्ल जी फरवरी 41 में चले गए थे, अलविदा कह गए थे दुनिया को। और 1937 में डॉक्टर नगेंद्र किशोरावस्था की कैंचुली से बाहर निकल रहे थे, युवा हो ही रहे थे बस। और 1937 में डॉक्टर नगेंद्र ने एक किताब लिखी, सुमित्रानंदन पंत। किताब का नाम है ये, सुमित्रानंदन पंत। तो आचार्यवर शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 37 और 41 के दरमियान एचओडी थे, और अपने ही लिखे, शायद उनको आभास हो गया था कि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, अपने ही लिखे हिंदी साहित्य के इतिहास को रिवाइज कर रहे थे। किसी ने लाके ये किताब दे दी, सुमित्रानंदन पंत। बोले, आचार्य जी, दिल्ली का एक युवा आलोचक है, नाम है नगेंद्र, उन्होंने एक सुमित्रानंदन पंत के बारे में किताब लिखी, जरा देखना एक बार। अब शुक्ल जी की प्रतिभा तो प्रतिभा है, उन्होंने उस किताब को देखा, पलटा, और अपने अगले एडिशन में लिखा। उधर दिल्ली के एक युवा आलोचक ने सुमित्रानंदन पंत के बारे में एक पुस्तक लिखी है, जो ठीक ठिकाने की पुस्तक है। और फिर डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा आस्था के चरण नाम से, उसमें बहुत सारे संस्मरण है, उसमें लिखा कि मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। ये जलवा था शुक्ल जी का, और उसके 25-30 साल बाद वही जलवा स्टेटस डॉक्टर नगेंद्र का रहा, और उनके कुछ समय बाद डॉक्टर नामवर सिंह का वही स्टेटस। आज आप एनसीईआरटी की किसी भी किताब में नामवर सिंह का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता ये। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये तो आपने अभी समझा ही है, ये इनकी व्यावहारिक समीक्षा है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं व्यावहारिक समीक्षा की पुस्तक है।
और मैंने क्या समझाया था, इस व्यावहारिक समीक्षा की पुस्तक से जन्म हुआ था सिद्धांतों का। तो कई बार कुछ रचनाकार ऐसे मौलिक भी आ जाते हैं कि उनकी फिर व्यावहारिक समीक्षा से सिद्धांतों का जन्म होता है। एक इन्होंने साकेत एक अध्ययन, साकेत के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने कलम चलाई। साकेत एक अध्ययन इनकी कविता है, साकेत एक अध्ययन। डॉक्टर नगेंद्र ने 1937 में, जो इनकी पहली किताब थी सुमित्रानंदन पंत, ये समीक्षा की पहली किताब है। इससे कुछ महीनों पहले इनका एक काव्य संग्रह था वनमाला, वो आ गया था। तो कभी आप केवल इसी को पहला समझ रहे हो, ये समीक्षा की बात कर रहा हूं मैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने सैद्धांतिक समीक्षा में एक पुस्तक लिखी, रस सिद्धांत। ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब रस मीमांसा में एक साधारणीकरण का कॉन्सेप्ट है, आगे क्लासों में समझेंगे जब इस युग में आएंगे। रस के साधारणीकरण के एक नियम को किस तरह से आचार्य शुक्ल के एक नियम को सुधार के डॉक्टर नगेंद्र ने इसमें ठीक किया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ने की, इसलिए ये किताब बहुत महत्व रखती है। और रस मीमांसा और रस सिद्धांत ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में तो खूब पूछी गई है, लगभग हर तीसरे पेपर में इनको पूछ लेते हैं, इनका महत्व ही इतना है। अब चलो आगे देख लेते हैं। तो आज के इस अपने लेक्चर का अब कंक्लूजन करते हैं। मुझे लगता है मैं आपको जो भी बातें समझाना चाहता था वो समझाने में सफल हो पाया हूँ, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप कितना सीख पाए, कितना पहले से जानते थे, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई, उतनी क्लैरिटी हुई कि नहीं, या जो घिरे हुए बादल वो छटे कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, समय मिलेगा तो मैं कमेंट अवश्य पढ़ूंगा। समीक्षा, समीक्षक व पाठक संबंध। देखिए, समीक्षा का मतलब है मूल्यांकन। मूल्यांकन का अलग अलग संदर्भों में अलग अलग मतलब हो सकते हैं, लेकिन साहित्य की दुनिया में मूल्यांकन का केवल एक ही मतलब है, गुण दोष विवेचन। और गुण दोष विवेचन किसका? तो या तो किसी रचना या किसी कृति विशेष का, या किसी रचनाकार का। कोई रचनाकार का भाषण हो सकता है, उसका कोई लेख हो सकता है, और इनके अंदर उसकी उत्पत्ति, स्वरूप, उसके विविध अंग, उसके विभिन्न तत्व, उसकी उपयुक्तता, उसकी सार्थकता, उसकी निरर्थकता, उसके बहुत सारे चीज़ें, उसकी सभी गुण और दोष, इसका समीक्षक जो है वो करता है सबसे पहले स्वयं दर्शन। ये बात आप समझ लो, सबसे पहले करता है स्वयं दर्शन, और स्वयं दर्शन करने के बाद वो उसको सरल बना देता है। जो उन्होंने दर्शन किया है उसी को सरल बना देता है, सुलभ बना देता है, या कहें सुगम बना देता है। और ये किन के लिए बना देता है? तो पाठक के लिए बना देता है। ये एक समीक्षक का कार्य होता है। समीक्षक इस प्रक्रिया के तहत वो चीज़ें एक पाठक तक पहुंचा देता है। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आज के लेक्चर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है। यूपीएससी में सबसे ज़्यादा पूछे जा सकने की जो संभावना जिस प्रश्न की होती है, वो आज के लेक्चर जिसने भी ढंग से लिया होगा, उसे नींद से उठा के भी अगर कोई पूछेगा तो वो उसका उत्तर दे पाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से, कोई इसमें संदेह नहीं है, मुझे विश्वास है। देखिए, एक बड़ा क्वेश्चन तो ये बनता है, सैद्धांतिक और व्यावहारिक समीक्षा में भेद व संबंध स्पष्ट कीजिए। एक तो ये बनता है, इसमें आपको ये सारी बातें समझानी ही होंगी। मतलब अपने जो नोट्स है उसमें से उत्तर, या अपना अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं, जो भी 150 शब्दों का, 200 शब्दों का। एक दूसरा तरीका होता है, यूपीएससी में टिप्पणी पूछी जा सकती है,
छोटे उत्तर, ये 200-250 शब्द में, वो 100-150 शब्द में टिप्पणी पूछी जा सकती है। इसमें केवल सैद्धांतिक समीक्षा पूछी जा सकती है, केवल व्यावहारिक समीक्षा, या समीक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो लोग कॉलेज लेक्चरर हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, या टीजीटी पीजीटी, चाहे वो केवीएस है, एनवीएस है, डीएसएसबी है, चाहे वो यूपी में प्रवक्ता एलटी ग्रेड जो भी है, एसआई के एग्ज़ाम है जिनमें साहित्य पूछा जाता है, यूपी में खास तौर से पूछा जाता है, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, हरियाणा में एचटेट, उन सब में मतलब जिस लेवल से हम पढ़ रहे हैं, ये इन परीक्षाओं से बहुत ऊंचा लेवल है, तो आपको तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। जो टीचर्स के एग्ज़ाम है जितने भी, कॉलेज कैडर हो चाहे स्कूल कैडर हो, उनको तो बिल्कुल भी ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हम लेवल ही यूपीएससी का लेके चल रहे हैं। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप खुद इन पे लिखें, मुझे मौका मिला तो मैं उत्तर तैयार करवा के अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ठीक है, आज की मैं अपनी बात एक कोट से, मैंने फेसबुक वॉल पे देखा था, प्रत्यांशी नाम लिखा हुआ था इसके नीचे, मुझे कंफर्म नहीं है प्रत्यांशी किसी महिला का नाम है या क्या, पर बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी थी, आनी चाहिए उतनी ही शर्म जितनी अंग्रेजी ना आने पर आती हो। आनी चाहिए हिंदी ना आने पर उतनी ही शर्म जितनी अंग्रेजी आने पर आती है। हाँ, ये प्रत्यांश ने तो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और मैं कम से कम यूपीएससी का आलोचना सेगमेंट कंप्लीट यूट्यूब पे कराऊंगा, प्रश्न उत्तर सारे लेके आऊँगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे जैसे मौका मिलेगा तो बीच में और सेगमेंट भी कराएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, कई चीज़ें होती है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो चलिए, कोई नहीं, शुक्रिया, थैंक यू, बाय।